तो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अभी तक देखा कि एरन अपना हाथ काट कर आर्मिन और मिकासा के सामने आ जाता है, जिससे कि वो किसी भी वक्त अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश भी ना कर पाए। आर्मिन एरन से पूछता है, क्या हो गया तुम्हें? एरन, सच सच बताना, क्या ये सब तुम येलेना के कहने पर कर रहे हो? पर एरन उसे कहता है, नहीं आर्मिन, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं करता। और मिकासा भी एरन से कहती है, अबे एरन, तुझे पता है कि नहीं वो जीक और येलेना मिलके तुझे भड़का रहे हैं, वो बस तुझे क्या हो गया तुम्हें? तुम कभी भी किसी भी मासूम बंदे को नहीं मारते थे, तुमने छोटे छोटे बच्चों की जान ली है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बनते जा रहे हो, और तुमने मुझे भी कितनी बार बचाया बचपन में। पर एरन उसे कहता है, मिकासा, तुम्हें एक बात बताऊं क्या? उस दिन तुमने मेरी बात मानकर ही उस गुंडे की जान ली थी, और तुम्हारे अंदर मुझे बचाने की एक इंस्टिंक्ट है जो कि सबकॉन्शियसली हमेशा काम करती है, और अगर कोई मुझ पर अटैक करेगा तो उसी वक्त तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स काम करने लग जाती हैं और मुझे किसी भी कीमत पर बचाने लगती हो। सच बोलूं तो तुम एक गुलाम हो मिकासा, मेरी गुलाम, और ऑनेस्टली मैंने आज तक सिर्फ तुमसे नफरत की है। अब एरन की ये बातें सुनकर आर्मिन का दिमाग खराब हो जाता है कि ये ऐसे कैसे बात कर रहा है उन दोनों से, और आर्मिन एरन को मारने उसकी तरफ बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। पर यार हम देखते हैं कि ये एरन भी बिल्कुल भी रहम नहीं खाता आर्मिन पर और उस पर जोरदार मुक्के बरसाने शुरू कर देता है। और अब इसके बाद एरन आर्मिन, मिकासा और गाबी को बंदी बनाकर शिगांशिना लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम लीवाई को देखते हैं और लीवाई डिसाइड करता है कि वो जीक को मारकर उसका टाइटन किसी और सोल्जर को दे देगा, जिससे कि एरन का प्लान भी फेल हो जाएगा। पर जैसे ही लीवाई पीछे मुड़कर देखता है तो जीक वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है और थोड़ी दूर जाकर जीक जोर से चिल्लाता है। और गाइस, दरअसल जीक पैराडाइज के अंदर एक ऐसी वाइन लेकर आया था जिसके अंदर उसका स्पाइनल फ्लूइड मिक्स हो रखा था, और उस वाइन को लीवाई के 30 ऑफिसर्स ने पिया था, लेकिन लीवाई ने उस वाइन को नहीं पिया था। और अब जैसे ही जीक जोर से चिल्लाता है, उन टाइटन्स की पावर को एक्टिवेट करने के लिए 30 सोल्जर्स टाइटन्स में बदल जाते हैं, लेकिन लीवाई को कुछ नहीं होता क्योंकि अपने लीवाई को भी हमारी तरह चाय पसंद है, वो सिर्फ चाय पीता है। अब जीक उन सभी टाइटन्स को लीवाई को मारने का ऑर्डर दे देता है और वह सभी टाइटन्स लीवाई पर हमला कर देते हैं। और अब जीक 3 टाइटन्स के ऊपर बैठकर उस जंगल से बाहर निकलने लगता है ताकि वो एरन के साथ मिल पाए, और वो एरन के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी लीवाई वहां पर आ जाता है और उसके साथ के जो 2 टाइटन्स होते हैं उनको बीच में से काट देता है। जीक भी बीस्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, पर लीवाई बीस्ट टाइटन के ऊपर अटैक करके 4 थंडर स्फीयर्स को मारता है उसकी गर्दन के पीछे। वो थंडर स्फीयर्स जैसे ही ब्लास्ट होते हैं तो जीक अपनी टाइटन बॉडी से बाहर आकर गिरता है और जीक का टाइटन नीचे गिर जाता है। अब लीवाई जीक की अधमरी बॉडी को घसीटते हुए ले जाता है वहां से। अब थोड़ी देर बाद जीक को होश आता है और हम देखते हैं कि लीवाई ने जीक के पेट के अंदर एक थंडर स्फीयर घुसा रखा था, जिससे कि अगर वो जरा से भी हिलने की कोशिश करेगा तो वो थंडर स्फीयर फट जाएगा और उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एरन येलेना के कहने पर मार्ली में आ गया था। वहाँ उसकी मुलाकात जीक से हुई थी और जीक एरन को देखकर कहता है, अरे एरन, तुम तो हमारे पिता जैसे दिखने लग गए हो धीरे धीरे अब। और हमें पता चलता है कि इन दोनों का प्लान है कि ये फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करके पूरी दुनिया के एल्डियंस जाति के लोगों को खत्म करना चाहते हैं, जिससे कि दुनिया के बाकी के लोग शांति से जिए, क्योंकि अगर एल्डियंस नहीं रहेंगे तो फिर टाइटन्स की पावर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा और सभी के सभी टाइटन्स मर जाएंगे और दुनिया के बाकी के लोग शांति से जी पाएंगे। इस तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लीवाई जीक को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। जीक बोलता है, मैं एल्डियंस का सफाया कर दूंगा ताकि ये दुनिया शांति से जी सके, और ये बोलकर जीक अपने गले में लगी वायर को काट देता है, जिससे कि वो थंडर स्फीयर ब्लास्ट हो जाता है और लीवाई की बॉडी दूर जाकर गिरती है उस ब्लास्ट की वजह से, और जीक की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक टाइटन जीक को अपने पेट में भर लेता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन के गुंडों ने पैराडाइज सभी ऑफिसर्स को या तो अपने में मिला लिया है या उन्हें बंदी बना लिया है, और दूसरी तरफ एरन गाबी के पास जाता है। लड़की, अगर तू फाल्को को जिंदा देखना चाहती है तो तुझे मेरी सारी बातें माननी होंगी। एरन को इस चीज की भनक लग चुकी थी कि मार्ले देश के कुछ लोग उसके देश में घुसपैठ कर चुके हैं, और तभी पीक वहां पर आकर एरन के एक गार्ड को मार देती है और एरन से कहती है, एरन चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। कि एरन उसकी धमकी से जरा सा भी नहीं डरता और कहता है, चला गोली, दम है तेरे में? पीक डर जाती है और वो अपने हाथ ऊपर करके बोलती है, ठीक है, मार्ले को डिस्ट्रॉय करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अब ये सुनकर गाबी पीक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर गन तानते हुए कहती है, पीक, तुम भी एक गद्दार निकली। इस तरफ येलेना बाकी लोगों को बताती है कि उनका एक्चुअल प्लान क्या है। दरअसल फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से उनके शरीर को बदल दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी एल्डियन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिससे कि एल्डियन स्पीशीज धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी देश पैराडाइज पर अटैक न करे जब तक कि एल्डियन स्पीशीज पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। और तभी एक सोल्जर खबर लाता है कि दुश्मन यहाँ पर घुस चुके हैं, और इस तरफ एरन ने पीक और गाबी को एक हथकड़ी लगा दी थी और ये लोग छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर येलेना और उसकी स्क्वाड खड़ी थी। और तभी हम देखते हैं कि एरन की नीचे की छत फट जाती है और उसमें से जॉ टाइटन बाहर निकलता है। जॉ टाइटन एरन को खाने की कोशिश करता है और फिर एरन भी अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी आसमान में हम 5 एयरशिप्स को देखते हैं। पूरी की पूरी मार्ली सेना पैराडाइज में इन्वेड कर चुकी थी और उस शिप के अंदर हम राइनर और कैप्टन मेगाथ को देखते हैं, जो कि बोलते हैं, वो रहा एरन, इसे क्या लगा इतनी आसानी से जाने देंगे इसे? अपनी हार का बदला जरूर लेंगे हम। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हांजी और फ्लॉच उस धमाके वाली जगह पर पहुंच गए जहाँ पर उन्हें लीवाई मिलता है बहुत ही बुरी हालत में। और तभी वो प्योर टाइटन जिसने जीक को अपने पेट में भर लिया था उसमें से जीक बाहर आता है और हम देखते हैं कि जीक का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। सभी
लोग जीक को देख रहे होते हैं और तभी हंची लीवाई को लेकर पास में ही बह रही एक नदी के अंदर कूद जाती है और लीवाई को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फ्लॉच जीक से पूछता है कि उन 30 टाइटन्स का क्या हुआ। जीक उसे बताता है सबके सब मर चुके हैं, चलो एरन के पास चलते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और तभी हम एरन को देखते हैं जो कि अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और इसके बाद मार्ली देश के सोल्जर्स उस शिप से नीचे कूदने लगते हैं और पीक उस बिल्डिंग से नीचे कूदकर कार्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और गाबी को अपने मुंह में भरकर वहाँ से भाग जाती है। तभी एरन अपने सामने राइनर को देखता है जो कि आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एरन भागते हुए आर्मर टाइटन की तरफ जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। पीक कैप्टन मेगाथ को बताती है कि उसे 300 और सोल्जर्स के साथ बंदी बनाया हुआ है और उन सभी सोल्जर्स ने जीक का स्पाइनल फ्लूइड पिया हुआ है, जिसका मतलब है कि जीक की एक ही आवाज से वो सभी के सभी टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और वो उसे ये भी बताती है कि मुझे लगता है कि एरन और जीक अगर मिल गए तो फाउंडिंग टाइटन की पावर को एक्टिवेट किया जा सकता है, हमें इन दोनों को मिलने से रोकना होगा। मेगाथ उसे कहता है कि ना ही अब मार्ली की बल्कि पूरी की पूरी दुनिया की किस्मत हमारे हाथों में है। इधर राइनर एरन के मुक्के मार रहा होता है लेकिन एरन उन सभी मुक्कों से बच जाता है और फिर एरन राइनर के मुंह पर एक टिक्का के मुक्का मारता है जिसकी वजह से उसका आर्मर तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जॉ टाइटन भी एरन पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि अब एरन के पास वॉर हैमर टाइटन की भी पावर्स हैं, इसलिए वो जमीन के अंदर से कुछ स्पाइक्स निकालता है और वो स्पाइक्स राइनर और फॉल्को के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तभी एरन को एक हेडशॉट आकर लगता है जो कि कैप्टन मेगाथ ने मारा था और मार्ली के सोल्जर्स पैराडाइज के लोगों पर गोलाबारी करके उन्हें बुरी तरह से मार रहे होते हैं। अब राइनर अपने अंदर से वो स्पाइक निकालता है और उसे एरन के शरीर के अंदर घुसा देता है और कहता है हार मान लो, तुम नहीं जीत पाओगे। इधर बेसमेंट के अंदर ओनियाकापॉन, आर्मिन, मिकासा, जीन इन सभी के पास आता है और उन सभी को कहता है मार्ली ने एयरशिप से हम पर हमला कर दिया है और उन 500 सोल्जर से एरन अकेला लड़ रहा है इस वक्त, हमें एरन को बचाना होगा। और वो उनके सेल को ओपन कर देता है और तभी कॉनी ओनियाकापॉन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है हम तेरी मदद क्यों करें बे, पहले तो तूने हमें पकड़वाया, ठीक है। और राइनर, एरन, ब्रेथहोल्ड, एनी सबके सब गद्दार हैं भाई, सच्ची कह रहा हूँ मैं तंग आ चुका हूँ तुम लोगों से, अब क्यों करूँ मैं एरन की मदद। ओनियाकापॉन ने बताता है कि मुझे इनके प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था, सच्ची कह रहा हूँ। आर्मिन उसे कहता है मुझे तुम पर भरोसा है और उसे हाथ देकर ऊपर उठाता है। ओनियाकापॉन कहता है कि हमें उस प्लान को रोकना होगा। तभी आर्मिन कहता है कि गाइस क्या पता एरन ने झूठ बोला हो, तुम लोगों को सच में लगता है कि एरन ऐसा करेगा, वो हमसे ही गद्दारी करेगा, तुम्हें सच में लगता है ऐसा भी तो हो सकता है कि एरन अभी उनका बस नाटक कर रहा हो ये लेना की मदद करने का और आखिर में फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज कैसे करना है ये पूरी तरह से एरन के हाथ में होगा और वो रंबलिंग से इस आइलैंड को बचा लेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और दूसरी तरफ मार्ली सेना ये गारिश को मारने में लगी हुई थी, हर तरफ लाशें और खून खराबा था। अब इसके बाद सर्वे कॉप निकल पड़ती है एरन की मदद करने, जो कि जिसे राइनर ऑलमोस्ट खाने वाला था। और तभी कमांडर जीक भी वहां पर आ जाता है बीस्ट टाइटन के फॉर्म में और तभी पीक मरने का नाटक करती है जिसकी वजह से जीक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका ध्यान एरन से हट जाता है। और तभी कैप्टन मेगाथ एक शॉटगन फायर कर देता है जीक के ऊपर और तभी जीक को गुस्सा आ जाता है और वो जितना जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाता है और सभी के सभी मिलिट्री वाले टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिसमें कमांडर पिक्सिस भी था। इसके बाद सर्वे कॉप्स भी मार्ली के सोल्जर से लड़ने लगती है और एरन राइनर को हार्डनिंग पावर की यूज करके उसे फंसा देता है और उस हार्डनिंग के स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। एरन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है कि तभी गाबी एरन को एक हेडशॉट देती है जिसकी वजह से एरन की गर्दन कट जाती है और तभी जीक एरन की गर्दन को पकड़ लेता है और उन दोनों के मिलने की वजह से वो दोनों पाथ्स में चले जाते हैं। ये जगह एक तरह से फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करने का सेंटर है और सभी के सभी टाइटन्स पाथ्स से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आने के बाद जीक एरन से कहता है कि चलो भाई एरन यूथनाइजेशन प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एरन उसे कहता है ना भाई मैं चला रंबलिंग कराने। जीक उसे कहता है मुझे पता था तुम एंड मोमेंट पे आकर ऐसे ही करोगे, जैसे कि मेरा दोस्त हमेशा हमारे ट्रिप का प्लान कैंसिल करता है। इसीलिए जीक पाथ्स की शक्ति को यूज करके एरन को हथकड़ी पहना देता है और उसे पास्ट में लेके जाता है। वो एरन को उसी दिन में लेके जाता है जिस दिन गिरिशा लॉर्ड रीस से फाउंडिंग टाइटन की पावर को लेकर रॉयल ब्लड लाइन को खत्म करने आया था। लेकिन उस रात एक्चुअल में गिरिशा वैसा नहीं कर पाया था क्योंकि गिरिशा छोटे छोटे बच्चों को नहीं मार पाता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है एरन की, जो कि अपनी टाइटन पावर को यूज करके गिरिशा को मैनिपुलेट करने लगता है और उसे कहता है आपको ये करना ही होगा वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिसकी वजह से गिरिशा एरन की बातों में आकर उन छोटे छोटे बच्चों को मार देता है और फ्रीडा से वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को चुरा लेता है उन सभी को मारकर। जिसके बाद वो लोग फिर से पाथ्स के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद ईमिर भी वहाँ पर होती है, जो कि वही लड़की है जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में सब कुछ पता चलने वाला है। जीक ईमिर से कहता है हमें यूथनाइजेशन प्लान को एग्जीक्यूट करना ही होगा, यही हमारा सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत खून खराबा होगा। लेकिन ईमिर कोऑर्डिनेट की तरफ चलने लगती है और तभी एरन अपनी हथकड़ी को तोड़कर ईमिर को पकड़ लेता है और तभी हमें ईमिर का पास्ट दिखता है कि कैसे वो एक स्लेव थी पहले और फिर वो एक टाइटन बन गई और राजा फ्रिट्स ने कैसे उसकी टाइटन पावर्स का इस्तेमाल किया दूसरी कंट्रीज के खिलाफ और फिर ईमिर की शादी राजा फ्रिट्स से हो गई थी जिसके साथ उसके 3 बच्चे हुए। पर एक दिन राजा फ्रिट्स को बचाने के चक्कर में ईमिर मर गई। पर भाई इस राजा फ्रिट्स ने क्या किया, इस बंदे ने ईमिर की पूरी बॉडी ही खिला दी अपने ही 3 बच्चों को ताकि ईमिर की पावर्स उन बच्चों में चली जाए। अब ईमिर मरने के बाद पास्ट में आ गई और एक स्लेव की तरह पिछले 2000 सालों से अपने हाथों से टाइटन्स बना रही थी। राजा फ्रिट्स के कहने पर ईमिर राजा फ्रिट्स की गुलाम थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और उसी के कहने पर ये सब कुछ कर रही थी वो। अब एरन ईमिर को समझाता है कि पिछले 2000 सालों से तुम उस राजा फ्रिट्स की गुलाम रही हो, तुम किसी की गुलाम नहीं हो, तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो। और ईमिर एरन की बातों से एग्री करके जीक की
बातों को ना मानते हुए एरन की बात मान जाती है और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। बहुत सारी वॉल्स टूटती हैं और उसमें से लाखों कोलोसल टाइटन्स निकलते हैं बाहर और रंबलिंग शुरू हो जाती है। अब एरन अपनी पावर्स को यूज करके सभी सब्जेक्ट्स ऑफ ymir को ये इंफॉर्मेशन देता है कि वो सभी के सभी लोग मारे जाने वाले हैं। रंबलिंग शुरू हो चुकी है। अब रंबलिंग शुरू हो जाती है और एरन फाउंडिंग टाइटन बनकर दुनिया को तबाह करने निकल पड़ता है और मिकासा और आर्मिन फाइनली रियलाइज करते हैं कि एरन सच में पागल हो चुका है, इसका दिमाग खराब हो गया है। और इधर शिगांशिना में जितने भी टाइटन्स बन चुके थे वो सोल्जर्स, उन सभी को मार दिया जाता है, जिसके अंदर कमांडर पिक्सिस भी होता है। और अब रंबलिंग शुरू होने की वजह से ये सभी के सभी दुश्मन और दोस्त एक साथ हो जाते हैं और सभी के सभी एक साथ जंगल में रात गुजार रहे होते हैं। सभी दुश्मन एक हो जाते हैं रंबलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि इन सभी का मोटिव एक ही था, एरन को रोकना। अब उनको एक आइडिया आता है, एक फ्लाइंग बोट चुराकर वो एरन के पास जाना चाहते हैं और इस तरफ मार्ले देश में रंबलिंग चल रही होती है और मार्लियंस पोर्ट पर गन लेकर पहुंचे होते हैं कोलोसल टाइटन्स को मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी के सभी टाइटन्स को स्विमिंग आती है और हम देखते हैं एरन को उसके फाउंडिंग टाइटन की पावर में, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम दो लड़कों को देखते हैं, हलील और रामजी। और तभी इन्हें लोगों के भागने की आवाज आती है। अचानक ही धरती कांपना शुरू हो जाती है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया होता है। और ये देखते हैं कि लाखों कोलोसल टाइटन्स इनके शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एरन मार्ली के अंदर था और वो मार्ली के लोगों को समझने की कोशिश कर रहा था। दरअसल एरन को सब कुछ पता था कि वो फ्यूचर में इन सभी लोगों को मारने वाला है, क्योंकि जिस किसी के पास भी अटैक टाइटन की पावर होती है वो बंदा फ्यूचर देख सकता है। और एरन को पता होता है कि वो मार्ली देश के सभी लोगों को मारने वाला है। यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। एल्डियंस के मरने से टाइटन्स की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई एल्डियन ही नहीं रहेगा तो टाइटन्स की पावर को कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसीलिए अब एरन सोचता है कि उसे सभी लोगों को मारना होगा, यही एक रास्ता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो कोलोसल टाइटन्स सभी को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हलील और रामजी भी भाग रहे होते हैं उन टाइटन से बचकर, लेकिन तभी उन पर बिल्डिंग का मलबा आकर गिरता है, जिसमें रैमजी की टांग फंस जाती है और हलील की सिर फटने से वहीं पर मौत हो जाती है। और इसके बाद रैमजी भी एक टाइटन के कदमों के नीचे कुचला जाता है। ऐसा लग रहा था कि एपोकलिप्स आ चुका है और अब कुछ नहीं बचने वाला। कई बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। हर तरफ दहशत का माहौल था और वो टाइटन्स अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ रहे थे, अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करते जा रहे थे। और इन सब के बीच था एरन का फाउंडिंग टाइटन। अब दूसरी तरफ हम एरन को देखते हैं जो कि एनी के पास बैठा होता है। इन लोगों ने एनी को उसके क्रिस्टल से आजाद कर लिया होता है और अब एनी सुधर चुकी है। अब आर्मिन एनी के पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो सभी लोग मार्ले के शहर ओडिया पहुंच जाते हैं। रंबलिंग से बचने के लिए इस शहर के लोग पहले ही सब भाग चुके थे यहाँ से। उस शिप के अंदर फाल्को को होश आता है और उसे पता चलता है कि कैप्टन मेगाथ और उसकी फैमिली के बाकी के लोग भी मर चुके हैं। और लीवाई भी उठ खड़ा होता है, पर हम देखते हैं कि लीवाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और अब कुछ लोग येलेना से पूछताछ करने जाते हैं और वो से पूछते हैं कि बताओ एरन कहाँ पर होगा इस वक्त। येलेना उन्हें बताती है कि वो इस वक्त फोर्ट सेल्टा जा रहा होता, जो कि एयरशिप्स का एक रिसर्च बेस है और एरन का अगला टारगेट यही जगह होने वाली है। एरन इस वक्त सबसे पहले एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, क्योंकि उसे एयरशिप से ही सबसे ज्यादा खतरा है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एरन येलेना और फ्लॉच के साथ रंबलिंग का प्लान बना रहा था। येलेना चाहती थी कि एरन रंबलिंग से फोर्ट सेल्टा को दबा कर दे, ताकि अगले 10 सालों तक कोई भी पैराडाइस की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। येलेना उन सभी से कहती है कि उसका यूथनाइजेशन वाला प्लान ही सबसे बढ़िया था। रंबलिंग के लिए वो एरन के साथ कभी भी नहीं थी। अगर एरन यूथनाइजेशन प्लान के लिए मान जाता तो ये रंबलिंग कभी भी शुरू ना होती। अब वो लोग एक प्लेन को रेडी करते हैं जिसमें वो सभी लोग बैठकर एरन के पास जाना चाहते थे उससे बात करने के लिए। और वो प्लेन लगभग रेडी हो चुका था और बस अब फ्यूल ही रह गया था उसमें डालने के लिए। और तभी उनके वेयरहाउस में फ्लॉच आ जाता है और वहाँ पर खड़े सभी लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। फ्लॉच किसी तरह से बच गया था और समुद्र के रास्ते से वहाँ पर आ गया था। मिकासा वहाँ पर आ जाती है और अपने ओडियम गियर का हुक उसके गले में मार देती है, जिससे फ्लॉच नीचे गिर जाता है। और नेकापो नोटिस करता है कि गोलियों की वजह से उनके प्लेन में छेद पड़ गए हैं और वो कहता है अरे चिंता मत करो, हम वेल्डिंग से इसे सील कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें 1 घंटा और लगेगा। और फिर अचानक से जमीन हिलने लगती है और राइनर बाहर जाकर देखता है कि रंबलिंग इस शहर तक भी आ गई है और अगर ये लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो ये सभी लोग कुचलकर मारे जाएंगे। रंबलिंग इनके करीब आती जा रही थी। आर्मिन कहता है गाइस तुम चिंता मत करो, मैं इन टाइटन्स को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग प्लेन को रिपेयर करो, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा इन सबको। तभी हाँ जी आर्मिन के पास आकर बोलती है आर्मिन मैं तुम्हें स्काउट्स रेजिमेंट का अगला कमांडर बनाती हूँ और कहती है तुम सभी लोग यहाँ से जाओ, मैं इन सभी टाइटन्स को मारूंगी, मैं देखती हूँ इन टाइटन्स को, तब तक तुम लोग प्लेन को रिपेयर करो। अब हाँ जी उन टाइटन्स की सेना के पास जाती है और एक टाइटन की गर्दन में थंडर स्फीयर ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो टाइटन नीचे गिर जाता है। इस तरफ वो लोग फ्यूल टैंक को सील कर देते हैं और उसमें फ्यूल भरने लगते हैं। पर भाई इतने सारे टाइटन्स थे यहाँ पे और बेचारी अकेली हाँ जी यहाँ पे क्या ही कर लेगी। वो लोग देखते हैं कि टाइटन्स काफी करीब आ गए थे और ये लोग आधा फ्यूल भर के ही प्लेन को स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग उस प्लेन में बैठ जाते हैं और इस तरफ उन टाइटन से निकल रही गर्मी की वजह से हांजी के कपड़े जलने लगते हैं और देखते ही देखते हांजी के पूरे शरीर में आग लग जाती है। पर वो सभी लोग टाइम पर वहाँ से निकल गए थे प्लेन में बैठकर और वो सभी लोग शीशे से हांजी को देख रहे होते हैं, जिसकी पूरी बॉडी आग से घिरी हुई थी और हांजी की बॉडी अब नीचे गिरने लगती है और हांजी की मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा रोते हैं हांजी की मौत पर। अब थोड़ी देर बाद हांजी को होश आता है और वो दिखती है कि उसके सामने वो सभी लोग हैं जो कि मर चुके हैं और वो सभी लोग हांजी का स्वागत करते हैं हेवन में। और दूसरी तरफ प्लेन के अंदर वो सभी लोग हांजी की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी थे और नेकापोन कहता है बस 1 घंटा और लगेगा हमें फोर्ट सेल्टा तक
तक पहुंचने के लिए, ताकि तुम लोग रंबलिंग को रोक सको। इसके बाद आर्मिन उन सभी के पास जाता है और आगे का प्लान बनाता है। आर्मिन एक चौक से उस फाउंडिंग टाइटन की एक ड्राइंग बनाता है और आर्मिन कहता है, गाइस वैसे तो मुझे लगता है कि एरन का शरीर उस फाउंडिंग टाइटन के हेड में ही होना चाहिए, लेकिन गाइस जैसा कि हमें पता है कि अब उसके पास वॉरहैमर टाइटन की भी पावर है, पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि उसका शरीर कहाँ पर है। अगर मैं उसके करीब जाकर कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर एक धमाका कर दूं तो हमारा काम बन सकता है, जैसा कि उसने लिबेरियो के पोर्ट पर किया था। और गाइस हमारा फाइनल प्लान यही होगा। फिर लीवाई से कहता है कि भाई ये जो रंबलिंग ये करा रहा है ये जीक की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके पास रॉयल ब्लड है और बिना रॉयल ब्लड के वो रंबलिंग नहीं करवा सकता। तो अगर मैं जीक को मार दूं तो रंबलिंग वहीं पर खत्म हो जाएगी। और लीवाई कहता है, जैसे ही मुझे जीक मिल जाएगा मैं उसे मार डालूंगा। अब आर्मिन कहता है, गाइस मुझे एक बात समझ नहीं आई, एरन के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है और वो किसी की भी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है किसी भी वक्त, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अपनी अपनी पावर्स को यूज कर पा रहे हैं यार, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एरन हमें खुली छूट दे रहा है। राइनर कहता है, तुम सही कह रहे हो, शायद लगता है एरन भी अपने पापों के बोझ के नीचे दबा दबा महसूस करता है, बिल्कुल मेरी तरह, और शायद वो चाहता है कि हम लोग उसे खत्म कर दें। अब इसके बाद कुछ होता है और ये लोग अचानक से ही पाथ्स के अंदर चले जाते हैं, वही जगह जिसे हमने भी पहले देखा। आर्मिन चिल्लाते हुए एरन से कहता है, एरन अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो प्लीज रंबलिंग को रोक दो, हम बातचीत करके मामले को हल कर सकते हैं, प्लीज एरन। लेकिन एरन का कोई भी जवाब नहीं आता। इसके बाद जीन, कोनी और मिकासा भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक से उन सभी को एरन की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, मैं रंबलिंग को नहीं रोक सकता। इसके बाद लीवाई देखता है कि एरन कोऑर्डिनेट के पास खड़ा है, जहाँ पर सभी के सभी टाइटन्स आकर कनेक्ट होते हैं। वो सभी लोग एरन की तरफ भागने लगते हैं और तभी एरन कहता है, पैराडाइज को आजाद करने के लिए मुझे पैराडाइज को खत्म करना होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं छीनूंगा, तुम सभी लोग आजाद हो। दरअसल एरन ने ही इन सबको यहाँ पर बुलाया होता है और वो उन्हें ये दिखाना चाहता था कि बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है और अब इन सबको इसे मारना ही होगा अगर इन्हें रंबलिंग को रोकना है तो। इसके बाद ये सभी लोग प्लेन के अंदर वापस आ जाते हैं और मिकासा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो एरन को नहीं समझा पा रही होती। इसके बाद मार्ली के फोर्ट सेल्टा को देखते हैं, जिसकी तरफ एक ट्रेन चली जा रही थी और वो सभी लोग फोर्ट सेल्टा इसीलिए जा रहे थे ताकि वो लोग किसी प्लेन वगैरह में बैठकर रंबलिंग से बच सके और वहां से भाग जाएं। फिर एक आदमी देखता है कि फोर्ट सेल्टा के ऊपर से बहुत सारी एयरशिप्स जा रही थी और उस ट्रेन में बैठे सभी लोग देखते हैं कि रंबलिंग उनकी तरफ ही आ रही है। एरन का फाउंडिंग टाइटन भी आ रहा होता है उनकी तरफ, पर तभी एक बंदा नोटिस करता है कि वो जो एयरशिप्स हमने जो देखी थी जो भी फोर्ट सेल्टा के ऊपर से जा रही थी, दरअसल वो लोग वहां से भाग नहीं रहे थे बल्कि वो रंबलिंग के ऊपर बमबारी करने के लिए वापस आ रहे थे। और अब सभी के सभी एयरशिप्स उन टाइटन्स के ऊपर आकर बॉम्ब्स फेंक देते हैं और तभी एरन के ऊपर कुछ बॉम्ब वगैरह से चमकने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये देखकर कमांडर दोबारा से उन पर बमबारी करने के लिए ऑर्डर दे देता है और सभी एयरशिप्स में से बॉम्ब्स नीचे गिरने लगते हैं, जिससे कुछ टाइटन्स मारे जाते हैं। लेकिन एरन के फाउंडिंग टाइटन को कुछ नुकसान नहीं होता और फिर अचानक से हम फाउंडिंग टाइटन की पीठ के ऊपर बीस्ट टाइटन को देखते हैं, जो कि एरन के टाइटन से जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि एरन उसे किसी कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा है। अब बीस्ट टाइटन अपने हाथ में कुछ क्रिस्टल्स को भरता है और उन एयरशिप के ऊपर मारता है और धीरे धीरे उन पर हमला करके वो बीस्ट टाइटन सभी एयरशिप्स को तबाह कर देता है और सभी एयरशिप्स नीचे गिर जाती हैं और ये देखकर वो कमांडर पूरी तरह से निराश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि स्काउट्स भी वहां पर पहुंच गए थे और इन सभी को एरन की पीठ पर खड़ा हुआ बीस्ट टाइटन भी दिख जाता है। वो बीस्ट टाइटन इन पर पत्थर फेंककर हमला करता है और वो सभी के सभी सोल्जर्स प्लेन से कूदकर फाउंडिंग टाइटन के ऊपर आ जाते हैं और राइनर बीस्ट टाइटन के पास पहुंचते ही आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीस्ट टाइटन को धक्का देकर फाउंडिंग टाइटन से अलग कर देता है। और तभी वो कमांडर देखता है कि पैराडाइज के लोग रंबलिंग को रोकने आए हैं यहाँ पर और ये देखकर वो सभी के सभी लोगों में एक उम्मीद की किरण जग जाती है। अब वो सभी के सभी सोल्जर्स फाउंडिंग टाइटन के ऊपर आ गए थे और आर्मिन कहता है, बस एक बार किसी तरह से एक बार एरन की बॉडी को उस फाउंडिंग टाइटन से अलग करना है हमें, इसके बाद रंबलिंग रुक जाएगी। उन सभी से कहता है कि मिकासा, अब मैं कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ, जिसकी वजह से एरन की टाइटन बॉडी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके बाद हमें एरन और जीक दोनों की बॉडीज मिल जाएंगी। उन सभी को वहां से जाने के लिए कहता है और वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब सिर्फ आर्मिन वहां पर बचा था और इससे पहले कि आर्मिन कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता, फाउंडर ymir उस पर एक टाइटन से हमला करवा देती है और वो टाइटन आर्मिन को अपने मुंह में रख लेता है और वहां से भागने लगता है। ये देखकर सभी के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, पर ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि एरन की बॉडी के ऊपर अब बहुत सारे टाइटन्स आ चुके हैं। ये सभी के सभी टाइटन्स कभी ना कभी टाइटन शिफ्टर्स रह चुके थे और इन सभी के अंदर हमें लारा टाइबर की वॉरहैमर टाइटन भी नजर आती है, फॉल्को का जॉ टाइटन भी दिखता है, ब्रेथहोल्ड का कोलोसल टाइटन भी दिखता है और भी बहुत सारे टाइटन्स दिखते हैं। पूरी की पूरी टीम मिलकर आर्मिन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फाउंडर ymir के द्वारा बनाए गए वो सभी के सभी टाइटन्स एक साथ मिलकर पूरी टीम पर अटैक कर देते हैं और उन सभी में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी पीक को आइडिया आता है कि इस सब को रोकने के लिए उसे इसी वक्त एरन की नेब को उड़ा देना चाहिए, यानी कि गर्दन के पीछे वाले हिस्से को। लेकिन वो ऐसा कर पाती इससे पहले ही एक वॉरहैमर टाइटन उस पर हमला कर देता है और एक वेपन को उस कार टाइटन की बॉडी के आर पार कर देता है। इस तरफ हम लीवाई को देखते हैं जो कि एक के बाद एक खतरनाक टाइटन्स को मार रहा होता है और लीवाई के साथ साथ एकासा, जीन, कोनी ये सभी के सभी लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं सबके साथ। और तभी हम देखते हैं कि ब्रेथहोल्ड का कोलोसल टाइटन भी राइनर पर हमला कर देता है और उसे अपने हाथों से पकड़कर उठा लेता है और एक ही झटके में उसकी टाइटन बॉडी को क्रश कर देता है। और इससे पहले कि राइनर नीचे गिर जाता, जीन वहां पर आ जाता है और वो राइनर को बचा लेता है। और तभी कॉनी पर भी एक टाइटन हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पर कैप्टन लीवाई वहां
वहाँ पर आ जाता है, पर वो टाइटन कैप्टन लीवाई के एक पैर को खा लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि एनी और गाबी फाल्को के ऊपर बैठकर वहाँ पर आते हैं और फिर वो तीनों मिलकर उन सभी की हेल्प करते हैं। इसके बाद मिकासा और कोनी उसे बताते हैं कि इनमें से एक टाइटन ने आर्मिन को कैप्चर कर लिया है और इसे बचाने के लिए कैप्टन लीवाई एक प्लान बनाता है और वो अपना प्लान सभी को समझाते हुए उनसे कहता है कि अब हम सब दो ग्रुप्स में बट जाएंगे, जिनमें से पहला ग्रुप एरन के ऊपर अटैक करेगा और उसकी नेप पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करेगा और दूसरा ग्रुप आर्मिन को बचाएगा। ये सुनकर मिकासा थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि अगर वो लोग एरन की नेप के ऊपर हमला करेंगे तो उससे एरन मर जाएगा। लेकिन जीन उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, एरन को मरना होगा, प्लीज समझो इस बात को, सिर्फ यही तरीका है रंबलिंग को रोकने का। इसके बाद वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं और जीन कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर एरन की नेप के ऊपर अटैक करने जाता है और दूसरा ग्रुप जो कि मिकासा और कोनी है वो राइनर की हेल्प करने जाते हैं और एनी भी अपने फीमेल टाइटन वाले रूप में आ जाती है और कैप्टन लीवाई और गाबी फाल्को के ऊपर ही रुकते हैं क्योंकि लीवाई बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, अभी उसकी एक टांग खा ली गई थी। इसके बाद हम आर्मिन को देखते हैं जहाँ आर्मिन की कॉन्शियसनेस अपने सामने अपनी बॉडी को दिखी होती है और आर्मिन अपनी बॉडी से चिल्लाकर कह रहा होता है, मेरे सारे साथी राइनर, जीन, कोनी, पीक, एनी और मिकासा सब लोग बाहर लड़ रहे हैं और तू यहाँ पर बेहोश पड़ा है, सब लोग मरने वाले हैं, उठ जल्दी। और बाहर हम देखते हैं कि रंबलिंग जारी है और उनके सामने बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं वहाँ से। हर तरफ दहशत का माहौल था। अब इसके बाद आर्मिन उसी कोऑर्डिनेट वाली जगह पर आ जाता है और वहाँ पर उसे जीक नजर आता है जहाँ पर जीक उन्हीं सभी टाइटन्स की बॉडी को बना रहा था। वो सभी टाइटन्स जो अभी बाहर हैं और उन सभी से फाइट कर रहे हैं। अब जीक आर्मिन को फाउंडर ईमिर के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे 2000 साल पहले ईमिर को उसकी पावर्स मिली और वो किस तरह से टाइटन बनी और कैसे उसने राजा फ्रिट्ज से शादी करी। पर ये सब सुनकर आर्मिन जीक से कहता है, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि अगर ईमिर के पास इतनी सारी पावर्स हैं और वो अपनी पावर से कुछ भी कर सकती थी तो वो राजा फ्रिट्ज की गुलाम क्यों थी। दोस्तों इसका असली रीजन ये था कि ईमिर राजा फ्रिट्ज से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी गुलाम बनी हुई थी। लेकिन जैसा कि पहले हमने देखा कि एरन ने ईमिर को समझाया कि वो किसी की गुलाम नहीं है और उसे कोई जरूरत नहीं है राजा फ्रिट्ज की बातें मानने की, वो आजाद है। इसलिए अब वो एरन के साथ मिल गई और उसने रंबलिंग को शुरू कर दिया। और अब इसके बाद जीक वहाँ पर कुछ पुराने टाइटन इनहेरिटर्स को बुलाता है जिनमें जीक के फादर गिरिशा, मार्सिल, पोर्को, एरन क्रूगर ये सभी के सभी होते हैं और हम बाहर देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग उन टाइटन से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से कुछ टाइटन्स उन सभी की हेल्प करने लगते हैं और वो दूसरे टाइटन्स के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। आर्मिन जीक को समझाता है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए, हम सभी लोग शांति से जीना डिजर्व करते हैं, इसीलिए हमें रंबलिंग को इसी वक्त रोकना होगा। और जीक उसकी बात मान जाता है। ये सभी वही सारे टाइटन्स थे जिसे जीक ने बुलाया था। ये देखकर हमारे हीरो शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। अब इसका फायदा उठाकर वो सभी के सभी लोग उसी टाइटन के पास जाते हैं जिसने आर्मिन को खाया होता है और मिकासा उस टाइटन के ऊपर अटैक करके उसके मुंह से आर्मिन को छुड़ा लेती है और आर्मिन उस टाइटन से बाहर निकलकर उन्हें बताता है, गाइज ये जो टाइटन्स हमारी हेल्प कर रहे हैं ये सभी जीक ने बुलाए हैं। और तभी जीक वहाँ पर आता है और उन सभी को हेलो कहता है और वही कितना। पर तभी लीवाई उसको देखकर गुस्से से भर जाता है और लीवाई बिजली की तेजी से जीक के पास आता है और उसकी गर्दन को उड़ा देता है जिससे जीक की मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब क्योंकि जीक मर चुका है तो अब रॉयल ब्लड ना होने की वजह से वो सभी टाइटन्स ऑफ होने लगते हैं। सभी के सभी कोलोसल टाइटन्स वहीं पर रुक जाते हैं और रंबलिंग वहीं पर रुक जाती है। और तभी जीन सही मौका देखकर सीधा एरन की नेप के पास जाता है और वहाँ पर कुछ बॉम्ब्स रखकर उन्हें एक्टिवेट कर देता है जिससे कि एक ही ब्लास्ट में एरन की बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है और एरन की फाउंडिंग बॉडी वहीं पर ढेर हो जाती है और एरन का सिर नीचे जमीन पर गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस फाउंडिंग टाइटन का पैरासाइट सीधा जाकर एरन के हेड से फिर से जुड़ने की कोशिश करता है। ये पैरासाइट वही है जो कि फाउंडिंग टाइटन्स की पावर को पोजेस करता है और अगर ये एरन के साथ दोबारा से मिल गया तो ये फाउंडिंग टाइटन्स की पावर को फिर से एक्टिवेट कर देगा एरन के अंदर और इसीलिए राइनर उस पैरासाइट को पकड़ लेता है और एरन के सर से जुड़ने से उसे रोकता है। इसके बाद आर्मिन ये फैसला करता है कि वो यहीं पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा जिससे कि वो एक बहुत बड़े ब्लास्ट में इन सबको खत्म कर सके और इसके लिए वो उन सभी के सभी लोगों को अपने से दूर भेज देता है। पर राइनर वहीं पर रुकता है क्योंकि उसने पैरासाइट को पकड़ रखा होता है और तो और उसका टाइटन आर्मर कोलोसल टाइटन के ब्लास्ट को बर्दाश्त कर सकता है। और तभी आर्मिन कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एरन की बॉडी के साथ साथ वहाँ पर सभी के सभी जो कोलोसल टाइटन थे वो सभी भी खत्म हो जाते हैं। सभी को लगता है कि उन्होंने एरन को खत्म कर दिया और वो सभी के सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज के पास जाने लगते हैं और सभी लोग अपने अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम लोग देखते हैं कि एरन एक बार फिर से अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका ये नया टाइटन कोलोसल टाइटन जितना बड़ा होता है और साथ ही साथ उसका फाउंडिंग टाइटन की पावर वाला जो वो पैरासाइट था वो अपने में से एक गैस रिलीज कर देता है और ये वही गैस होता है जिसकी वजह से ये सभी के सभी लोग सूंघकर टाइटन्स में बदल जाते हैं। ये गैस सभी के सभी एलियंस तक पहुंच जाती है और एरन उन सभी को टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसके बाद वो फाउंडिंग टाइटन पैरासाइट फिर से एरन से जुड़ने जाता है। एरन भी उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन राइनर उस पैरासाइट को फिर से पकड़ लेता है और आर्मिन कोलोसल टाइटन बनकर एरन को रोकता है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। ये दो कोलोसल टाइटन्स के बीच की फाइट थी और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अब मिकासा देखती है कि उसके साथी सोल्जर्स के पेरेंट्स टाइटन्स बन चुके थे जिसकी वजह से मिकासा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। मिकासा बस वापस अपने घर जाना चाहती थी, वो इन सब चीजों से थक चुकी थी बुरी तरह से। और इस तरफ आर्मिन और एरन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है और तभी मिकासा एरन से माफी मांगती है और कहती है, सॉरी एरन, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी। और फिर मिकासा फाल्को और लीवाई से कहती है कि एरन का
सिर उसके टाइटन के मुंह में है और लीवाई सीधा एरन के पास जाकर सीधा उसके मुंह में थंडर स्फीयर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि उसके दांत में छेद हो जाता है और उसी छेद के जरिए मिकासा उस टाइटन के मुंह के अंदर जाती है, जहाँ उसे एरन दिखता है और मिकासा हंसते हुए एरन की गर्दन काट देती है और एरन मरने से पहले आखिरी बार मिकासा को देखता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और अब एरन के मर जाने की वजह से रंबलिंग वहीं पे रुक जाती है और सभी के सभी टाइटन्स वाफ बनकर उड़ जाते हैं। अब इसके बाद हम एरन और आर्मिन को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे वाले रूप में थे। और अब एरन आर्मिन को सब कुछ बताता है कि अटैक टाइटन फ्यूचर देख सकता है और पहले उसने जो आर्मिन की पिटाई की थी वो दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसे और मिकासा को खुद से दूर करना चाहता था, ताकि जब वो मरे तो उन्हें ज्यादा दुख ना हो। तो अब एरन का प्लान यही था कि एरन के दोस्त उसे मारकर रंबलिंग को रोक दें, जिससे कि पूरी दुनिया की नजर में पैराडाइस के लोग हीरो बन जाएं और सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। अब एरन आर्मिन को उस जगह पर ले जाने लगता है जहाँ जाने के सपने वो लोग बचपन में देखा करते थे। अब सबसे पहले एरन आर्मिन को एक वोल्केनो के पास लेकर जाता है और फिर एरन आर्मिन को ईमिर के बारे में बताता है कि टाइटन पावर अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि ईमिर 2000 सालों के बाद भी राजा फ्रिट्ज की गुलाम बनी हुई है और उसके आदेशों का पालन कर रही है। उस राजा फ्रिट्ज ने हमेशा ईमिर को टॉर्चर किया, लेकिन वो फिर भी उसकी बातें मान रही थी। और जिस वक्त एरन ने ईमिर को टच किया था तो उसे पता चला कि ईमिर असल में राजा फ्रिट्ज से प्यार करती थी, इसलिए आज भी वो उसकी गुलाम बनी बैठी है और इंतजार कर रही है कि कोई आएगा और उसे इस टॉक्सिक लव से आजादी दिलवाएगा। और आखिर में उसे वो इंसान मिल गया जो कि थी मिकासा। और यही सब एरन ने उस दिन देखा था जब उसने हिस्टोरिया के हाथ को किस किया था। अब एरन आर्मिन को कहता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि उसके पास जो फाउंडिंग टाइटन की पावर है उसकी वजह से उसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट एक साथ दिखाई देते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एरन ने अपनी मर्जी से की थी, जिसमें इंक्लूड थी उस दिन जब ब्रेथ होल्ड क्रोसल टाइटन की बॉडी से बाहर निकल गया था तो उस दिन एरन ने ही स्माइलिंग टाइटन को, जो कि और कोई नहीं बल्कि डियाना ही थी, तो एरन ने उस टाइटन को खुद अपने घर की तरफ भेजा था ताकि वो एरन की मदर को खा सके। और हमें पता चलता है कि एरन ने ये खुद ही किया था। भाई इसने ऐसा क्यों किया, ये मतलब क्या है ये? और ये सुनकर आर्मिन शॉक्ड रह जाता है कि भाई क्या ही इंसान है तू। अब ये दोनों एक समुद्र के किनारे आ जाते हैं और आर्मिन उसे बहुत कुछ सुनाता है कि भाई क्या यार ये तूने क्या कराया है, तू पागल वगल है क्या? और तू मिकासा की फीलिंग्स को इग्नोर कैसे कर सकता है? तुझे पता नहीं है उसने कितनी बार अपनी जान को जोखिम में डाला है तुझे बचाने के लिए? दरअसल मिकासा और एरन का चक्कर चल रहा होता है। अब एरन रोने लग जाता है और कहता है वो नहीं चाहता कि मिकासा उसे कभी भी भूले और वो उसे किसी दूसरे लड़के के साथ भी नहीं देख सकता। और वो ये भी कहता है आर्मिन प्लीज मिकासा को ये सब मत बताना वरना वो मुझे सिंप समझेगी। मैं बस ये चाहता हूँ कि मिकासा खुश रहे और सच बोलूं तो मैं तुम्हें यहाँ मिकासा को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अब ये सुनकर आर्मिन एरन से कहता है एरन मेरी तरफ देखो, अब भी देर नहीं हुई है यार, हम कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे। तभी एरन कहता है नहीं आर्मिन अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी वो समुद्र का पानी खून में बदल जाता है और आर्मिन देखता है कि उसके चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। और एरन आर्मिन को बताता है मैंने रंबलिंग से दुनिया के 80% लोगों को मार दिया। अब ये सुनकर आर्मिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है अबे ओ तू पागल वागल है क्या, ये क्या कर रहा है तू? एरन कहता है हाँ आर्मिन यही मेरा प्लान था, मैं पूरी दुनिया को तबाह करने निकलूंगा और तुम लोग मुझे मारकर रंबलिंग को रोक दोगे, यही था मेरा प्लान। लेकिन तब तक 80% ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी होगी, चाहे वो कुछ भी कर ले रिजल्ट हमेशा यही होगा। ये सब उसने अपनी फ्यूचर मेमोरीज में देखा हुआ है, सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, मैं अपनी फेट को चेंज नहीं कर सकता। आर्मिन अब रोते हुए एरन से कहता है तुमने क्यों किया ऐसे एरन? एरन कहता है मैं सब कुछ बराबर करना चाहता था, मुझे लगा मैं ये सब तुम लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वजह से शाशा और हांची मारी गई और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं एक नंबर का गधा हूँ जिसके हाथों में इतनी बड़ी ताकत लग गई। आर्मिन कहता है नहीं नहीं एरन गलती मेरी है, तुम्हारे मन में आजादी का जो कीड़ा था वो तुम्हें मैंने ही दिया था, तुम्हें समुद्र के बारे में मैंने ही बताया, मैंने ही तुम्हें बताया कि इन वॉल्स के बाहर एक दुनिया बसती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आर्मिन ने एरन के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों रोने लग जाते हैं। एरन कहता है ठीक है आर्मिन अब मैं तुम्हारी ये वाली मेमोरीज मिटाने जा रहा हूँ, जब रंबलिंग रुक जाएगी तब तुम्हें ये वाली मेमोरीज वापस से याद आ जाएंगी, मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर से मुलाकात होगी, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ आर्मिन नीचे जमीन पर पड़ा होता है और उसे ये सब मेमोरीज याद आ जाती हैं। अब मिकासा आर्मिन के पास एरन का सिर लेकर आती है और अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर आर्मिन जोर जोर से रोने लग जाता है और वो मिकासा को बताता है कि एरन ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि मिकासा उसे मार देगी और पूरी दुनिया से टाइटन पावर का नामो निशान मिट जाएगा और बाकी वो जो लोग प्योर टाइटन्स में बदल गए थे वो सभी लोग वापस इंसान बन जाएंगे। और गाइस तभी हमें पता चलता है कि एरन ने इन सभी लोगों से कुछ न कुछ बातें की होती हैं जो कि अब एरन के मरने के बाद इन सभी लोगों को याद आने लगती हैं। कोनी को एरन ने बताया था कि उसकी मदर वापस से इंसान बन जाएगी और उसने एनी को एक लंबी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए कहा था। और तभी हम लीवाई को देखते हैं जो कि एक पत्थर के सहारे बैठा होता है और उसे अपने सामने अपने सभी शहीद साथियों की प्रोजेक्शन नजर आती है और वो सभी लोग लीवाई को सल्यूट करते हैं और लीवाई भी उन्हें सल्यूट करता है। और हम देखते हैं कि पहली बार लीवाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिकासा अब आर्मिन से कहती है कि वो जा रही है, ये लोग तो मुझे एरन को ठीक से दफनाने भी नहीं देंगे, अब मैं एरन को उसी पेड़ के पास लेकर जा रही हूँ जिसके नीचे बचपन में वो सो जाया करता था। अब मिकासा वहाँ से चली जाती है और उसे रास्ते में ईमिर मिलती है और अब ईमिर भी सोचती है कि अगर उसने उस दिन राजा फ्रिट्ज को मर जाने दिया होता और वो तीर आकर उसे नहीं राजा फ्रिट्ज को ही लगता तो उसकी जिंदगी काफी बेहतर हो सकती थी। और अब जैसे कि मिकासा ने हिम्मत दिखाकर अपने ही प्यार एरन को मार डाला, ये देखकर ईमिर भी राजा फ्रिट्ज की गुलामी से खुद को आजाद कर लेती है और यही उसका प्लान था और उसकी आत्मा को फाइनली मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों क्योंकि अब
गिमिर को मुक्ति मिल चुकी है, तो अब टाइटन पावर भी दुनिया से खत्म हो चुकी है पूरे तरीके से। और अब वो सभी के सभी जो भी टाइटन शिफ्टर्स थे वो सिर्फ 13 साल नहीं पूरी उम्र जिएंगे अपनी, पर उनसे वो टाइटन पावर्स भी हट चुकी हैं। और अब जो भी प्योर टाइटन्स बचे थे, जिसमें कोनी की मॉम भी इंक्लूडेड थी, अब वो भी वापस इंसान बन चुकी है। इसके बाद 3 साल बाद हम हिस्टोरिया की बेटी को देखते हैं और आज उसका जन्मदिन था और हम देखते हैं कि लोग अब भी उस दिन से उभर नहीं पाए हैं। पैराडाइस को डर है कि बाकी की कंट्रीज उन पर अब भी हमला कर सकती हैं, इसलिए उन लोगों ने अपनी एक मिलिट्री बना ली जिसे ये गारिस्ट्स लीड करते हैं। एरन ने फ्यूचर के बारे में हिस्टोरिया को भी बताया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि लीवी बच्चों में कैंडीज बांट रहा होता है और मिकासा पैराडाइस आइलैंड पर थी और उसने एरन के सिर को शिगांशिना में उसी पेड़ के नीचे दफनाया था जहाँ पर बचपन में एरन सोने आया करता था। और अब बचपन के दिनों को याद करके मिकासा रोने लग जाती है और वो एरन को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। और गाइस, जिस पेड़ के साथ हमने इस कहानी को शुरू किया था, ये कहानी वहीं पर आकर खत्म होती है। दिन बीतते जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं और आखिर में मिकासा भी बूढ़ी होकर मर जाती है और मिकासा को भी एरन के बगल में ही दफनाया जाता है। और हमें पता चलता है कि मिकासा ने जीन के साथ शादी कर ली थी और मिकासा कभी भी एरन को नहीं भुला पाई। इसके बाद टाइम और भी तेजी से बीतने लगता है और हमारे सभी के सभी फेवरेट कैरेक्टर्स बूढ़े होकर मर जाते हैं। और पैराडाइस आइलैंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करने लगता है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगती हैं और कुछ सालों बाद पैराडाइस की किसी कंट्री के साथ जंग छिड़ जाती है और पैराडाइस आइलैंड पर एक न्यूक्लियर बम से हमला होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसके काफी सालों बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि उस डिस्ट्रॉयड आइलैंड पर अपने डॉग के साथ घूम रहा था वहाँ पर, और तभी उसे एक पेड़ नजर आता है और वो बच्चा उस पेड़ के अंदर जाने लगता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। और गाइज, आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। भाई सच बोलूं तो मुझे तो मजा ही आ गया था यार ये सीरीज देखकर। और गाइज, आपको अगली सीरीज कौन से नाम पर चाहिए प्लीज नीचे कमेंट में वो भी जरूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में।